जय जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का वेदास इंस्टीट्यूट में। और आज की इस वीडियो पर, ये वीडियो बड़ा खास है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो पर हम चर्चा करने वाले हैं सबसे गरमाए हुए मुद्दे पे, एक बर्निंग इश्यू पे, जो कि अभी सुर्खियों में बना हुआ है, अखबारों पे, सोशल मीडिया पे, टीवी, प्रिंट मीडिया पे और हर तरफ से। वो है इजराइल फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसके ऊपर है। फिलिस्तीन कहूं या अभी हमास कह दूं, तो हमास और इसराइल के बीच में जो भी वॉर चल रहा है या उसके बीच में जो दिक्कतें चल रही हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हर कोई एक संपूर्ण जानकारी चाहता है। तो मैंने कोशिश ये करी है कि इसका जो टाइटल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ए जर्नी फ्रॉम हिस्ट्री टू प्रेजेंट, यानी कि इसका इतिहास क्या था और आज के हालात क्या, ये तो हम सब अच्छे तरीके से वाकिफ है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से होती है, इस सब चीजों के बारे पे हम डिटेल पर आपके सामने इस वीडियो को लेकर हाजिर हैं। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हुए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया और आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन पर अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपकी ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करती है, तो इस बात का विश्वास रखिएगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा सा समय आप अपने लिए निकालिए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और सुन लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो समय आपने यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे इस वीडियो पर, वो समय आपका वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी समय को गवाए हुए। इसका इतिहास समझते हैं, फिर प्रेजेंट पे आते हैं और फिर आगे का सफर तय करेंगे। तो सबसे पहले इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो शहर है, आपने देखा कि न्यूज में क्यों है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने एक बहुत बड़े लेवल का अटैक जो है वो इजराइल में कर दिया। कब किया, कहां किया, क्यों किया, इसके बारे पे हम करेंगे चर्चा जब हम पहुंचेंगे प्रेजेंट कंडीशन के अंदर पे। तो सुर्खियों में हर एक चीज थी, तो बहुत सारी लगभग 5000 मिसाइल जो हैं वो हमास के द्वारा गाजा पट्टी से पूरी की पूरी कहां पर आती है, इजराइल में आती है, और जो कहीं ना कहीं पे काफी हद तक नुकसान पहुंचाती है इजराइल को। और बहुत से लोग हवा के रास्ते, जमीन के रास्ते, पानी के रास्ते इजराइल में घुसकर अटैक करते हैं, बहुत से लोग को हॉस्टेजेस बना लेते हैं, और एक वॉर जो है वो इजराइल डिक्लेयर कर देता है अगेंस्ट हमास। ठीक है, तो ये बात पूरी की पूरी चर्चा थी। ये उसका एक बैकग्राउंड है कि यार इजराइल पहले क्या था और अभी क्या है, फिलिस्तीन के हालात कैसे थे, अभी कैसे। तो ये नक्शा देखिएगा, ये बात करते हैं हमारे अपनी, अगर हम अपना रेफरेंस मांगते हैं तो हमारे इंडिपेंडेंस के पहले की बात करते हैं, यानी कि 1945 के पहले की बात करते हैं। और ये प्रेजेंट कंडीशन है। जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये अरब्स हुआ करते थे, फिलिस्तीनी हुआ करते थे, और बाकी जो यहाँ पे जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है वो इजराइल के अंदर में हुआ करता था। आज देखो तो मैक्सिमम जगह, लगभग 90% से ज्यादा प्लेसेस जो है वो इजराइल के अंदर में, और बाकी जो कुछ छोटी मोटी छितरी पितरी जगह है वो कहां पर है, वो फिलिस्तीन के अंदर पे आती है। तो ये पूरा नक्शा है। इस नक्शे को हम बार बार देखेंगे क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि यहां से यहां तक का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो बात करते हैं यहां पर, आपके सामने यहाँ पर एक चीज, एक बिल्डिंग, एक इमारत आपको दिख रही होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम टेम्पल माउंट कहते हैं। तो 1047 बीसी की बात करते हैं, इतिहास में जाना बहुत जरूरी है। 1047 बीसी यानी कि ईसा पूर्व की बात करते हैं। वहां पर इस इजराइल के जो क्षेत्र है, जो रीजन है, जो कंट्री है अभी, यहां पर ज्यूस किंग रहा करता, उसका नाम था किंग सोलोमन, जो यहां पर रूल किया करता था। और यहीं पर पहला मंदिर, पहला टेम्पल, एक होली प्लेस बनाई जाती है यहूदियों के लिए, जहां पर वो अपनी पूजा या वर्शिप किया करते थे। उसको नाम दिया गया क्या, टेम्पल माउंट का नाम दिया गया इसको। इसके बाद 1047 की बात की, इससे 500 साल के बाद बात करते हैं तो बेबीलोनियन यहां पर रूल करने आते हैं। अब जब वो आते हैं तो उनको ये मजा नहीं आता, तो उसको तोड़ देते हैं, फिर चले जाते हैं। उससे कुछ सालों के बाद यहां पर पर्शियन आते हैं, उसको रीबिल्ड करते हैं, और जब उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, दोबारा बनाते हैं, तो उसको नाम देते हैं सेकंड टेम्पल। ये जगह वही है जहां पर टेम्पल माउंट था, फर्स्ट टेम्पल कहा गया क्योंकि पहली बार बनाया गया था। वहीं पर जब पर्शियन ने इसको वापस रिबिल्ड किया तो उसको नाम दे दिया गया सेकंड टेम्पल। तो फर्स्ट टेम्पल और सेकंड टेम्पल जब भी आप सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं रोमन एम्पायर। अब जब रोमन एम्पायर आते हैं तो वो सेकंड टेम्पल को भी क्या करते हैं, वो डिमोलिश कर देते हैं। सेकंड टेम्पल भी यहाँ पर तोड़ दी जाती है, उसकी जो दीवारें थी वो बची रहती हैं। और जब यहाँ पर तोड़फोड़ होती है तो ये रोमन एम्पायर के द्वारा जब यहाँ पर रूल चालू किया जाता है तो ये यहूदियों को, जो यहाँ पर नेटिव थे, रहा करते थे, इनको भगा दिया जाता है। बहुत लोग इन अत्याचारों से डर के भाग जाते हैं, हिंसा से दूर होकर भाग जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। बट कुछ यहूदी जो है वो यहाँ पर रह जाते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड टेम्पल था। कुछ यहूदी जो है वो यहाँ पर रह जाते हैं, और उन्हीं ज्यूज में से, उन्हीं यहूदियों में से के एक घर से एक बच्चे का जन्म होता है,
जिनको हम जीसस क्राइस्ट कहते हैं, ईसा मसीह कहते हैं। अब उनका जन्म हुआ कहां पर? एक यहूदी के घर पे। और कहां पे हो रहा है? इसी प्लेस पे हो रहा है। और इस इजराइल, इस क्षेत्र की जो कैपिटल था उसका नाम था जेरूशलेम। उनका जन्म कहां पे होता है? जेरूशलेम में होता है। तो जेरूशलेम कहां पर है? इजराइल का कैपिटल हुआ करता था उस समय से, जिस समय यहां पर किंग सोलोमन रहा करता था। तो यहीं पर जन्म होता है, यहूदी घर में जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है। और उसके बाद वो एक अपनी यहूदी जो टीचिंग थी, जो ज्ञान था, उससे हटकर वो कोई अपनी टीचिंग और अपना ज्ञान वहां पर बांटना शुरू करते हैं, जो कहीं ना कहीं पे यहूदियों को पसंद नहीं आता। और उनकी टीचिंग की वजह से, जो कि यहूदियों को पसंद नहीं आ रही थी, ये यहूदी क्या करते हैं? उनको क्रूसीफाई कर देते हैं। वहां पर उनको एक क्रॉस पे क्या कर देते हैं? लटका देते हैं, कीलों के साथ ठोक ठाक के। ये चीज होती है। तो ये चीज होती है कहां पर? ये चीज होती है जेरूशलेम में। कौन करता है? यहूदी करते हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट की टीचिंग से प्रभावित होकर रोमन एम्पायर में एक राजा आता है। उसी एम्पायर के अंदर पे एक राजा आता है जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिन। अब वो राजा, जिसके बारे में यहां पर उसकी ये प्रतिमा दिख जाएगी, ये राजा जीसस क्राइस्ट की टीचिंग से इतना प्रभावित होता है कि वो क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है। और वो जब क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है तो उसका दुश्मन कौन बन जाएगा? यहूदी बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि उन्होंने ही तो जीसस क्राइस्ट को, यानी कि ईसा मसीह को क्या कर दिया था? क्रॉस पे लटका दिया था, उनकी हत्या कर दी थी, क्रूसीफाई कर दिया था। तो इस वजह से जो रोमन एम्पायर का जो राजा है, जो कॉन्स्टेंटीन है, वो पहला राजा बनता है जो क्रिश्चियनिटी को अपनाता है। इसके बाद जो यहूदी वहां रह गए थे उनको भगा दिया जाता है, उन पे अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं, और कहीं ना कहीं पे एथिकली उन्होंने रॉन्ग किया था, गलत काम किया था। अब इसका एग्जांपल यूं समझ लीजिए कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में एक क्षत्रिय वंश में पैदा हुए सिद्धार्थ ने एक अलग टीचिंग पूरे देश में बांटी और उसको विदेशों में फैलाया, जो आगे चलकर एक बौद्ध धर्म बन जाता है। उसी तरीके से यहूदी घर में जन्म लेने के बाद भी जो ईसा मसीह है, जो जीसस क्राइस्ट हैं, वो एक तरीके से इस धर्म को हर तरफ फैलाते हैं, एक नई टीचिंग लोगों को देते हैं, एक नया धर्म वहां पर बनाते हैं जिसको अलग अलग लोग एक्सेप्ट करते हैं। फर्क यह था कि जेरूशलेम में इनको क्रूसीफाई कर दिया जाता है और हमारे देश में इनको भगवान बना दिया जाता है, गौतम बुद्ध को। यहाँ पर उनकी बातों को इज्जत से देखा जाता है। तो टॉलरेंट कंट्री कौन थी? एंशिएंट टाइम में भी वो भारत थी, जो एक सहिष्णु देश था, एक टॉलरेंट कंट्री हुआ करती थी। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अब जिस जगह पर, अब बात किसी कॉन्स्टेंटिन की हो रही है, जिस जगह पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया था, उसी ही जगह पर जो रोमन एम्पायर के राजा थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था कॉन्स्टेंटीन था, उन्होंने यहां पर एक चर्च बनाया जिसका नाम दिया गया था द चर्च ऑफ होली सेपुल्कर। ठीक है, द चर्च ऑफ होली सेपुल्कर। ये चर्च कहां बनाया गया था? जहां पर टेम्पल माउंट था, जहां पर टेम्पल नंबर 2 था, सेकंड टेम्पल था, उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर ये टेम्पल ऑफ होली टेम्पल ऑफ सेलुसर बनाया गया था कॉन्स्टेंटीन के द्वारा। ठीक है, तो ये एरिया आपको समझ में आ चुका होगा। ये सब चीजें कहां पर बनी हुई है सर? जेरूशलेम के अंदर पे ही बनी हुई हैं। ठीक है, जेरूशलेम के अंदर पर बनी हुई है। और इसी जगह पर क्या हुआ फिर? कुछ समय के कुछ 100 सालों के बाद में 650 एडी के आसपास में, जब इस्लाम का उद्गम होता है, इस्लाम की शुरुआत होती है, तो इस्लाम के जो सेकंड खलीफा हुआ करते थे, जिनका नाम था उमर बिन खत्ताब। ठीक है, उमर बिन खत्ताब जो दूसरे खलीफा हुआ करते थे इस्लाम में, वो आते हैं, उनकी अरब की अपनी आर्मी के साथ आते हैं और यहां पर मुस्लिम रूल चालू हो जाता है। कहां पर? जेरूशलेम के अंदर पे। तो यहूदी से क्रिश्चियंस के बाद में मुस्लिम्स यहां पर आते हैं। और क्योंकि अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे समझ लो कि जो प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद थे, ठीक है, वो जब उनकी बात है कि वो मिराज की रात में जब मतलब एक सफर करते हैं, एक नाइट पे सफर करते हैं और अब अल्लाह से उनकी मुलाकात होती है, तो उस सफर की जो शुरुआत होती है, जिस पत्थर पे पैर रख के वो जन्नत की तरफ जाते हैं, वही जो है वो आपका एक डोम ऑफ रॉक बन जाता है। वो पत्थर जो है वो पवित्र पत्थर बन जाता है, जो इस्लाम के लिहाज से दुनिया का सबसे प्राचीन पत्थर है, जो इस्लाम का साक्ष्य अपने पास रखे हुए है। तो वो जगह और उसी के पास से बनाई जाती है मस्जिद अल अक्सा, जहां से वो आगे का सफर तय करते हैं। तो इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मुस्लिम की तरफ से अगर देखा जाए, मुसलमानों की तरफ से, तो ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है मुस्लिम्स के लिए भी। तो आपने देखा कि 3 अलग अलग धर्म के लिए ये जगह कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो वहीं पर अल अक्सा मस्जिद बनाई गई, वहीं पर डोम ऑफ रॉक भी बनाया गया, और वहीं पर जो ये पूरा जो एरिया है इसको कवर कर लिया गया। और क्योंकि मुस्लिम्स यहाँ पर अलाउ थे, मस्जिद अल अक्सा में सिर्फ मुस्लिम्स अलाउ हैं, और वहां पर एक पीछे में आपको एक वेस्टर्न वॉल बना दी गई है। उस वॉल में जो ज्यूज हैं वो आकर वर्शिप कर सकते हैं। ठीक है, वो आकर यहाँ पर वर्शिप कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको जो चीजें हैं वो पूरी की पूरी क्लियर हो चुकी होगी।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया कि जो पीछे का जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो कैसा था, और पीछे के जो पॉइंट्स है वो आपको समझ में आ चुके होंगे। तो ये तीनों धर्म के लिए चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर मुस्लिम्स की बात कर लेते हैं तो मुस्लिम जो है वो इस जगह को क्या कहते हैं, हरम अल शरीफ कहते हैं। हरम अल शरीफ के अंदर में क्या क्या आ जाएगा, मस्जिद अल अक्सा, डोम ऑफ रॉक आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, वेस्टर्न वॉल आ जाएगी, जहां पर ज्यूज भी प्रेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है यही पूरा सेंसिटिव एरिया है, जहां पर जिसको लेकर जो है ये पंगे बहुत चलते हैं। और क्योंकि अभी ज्यूज यहूदी जो है वो जा चुके थे इस देश से निकलकर अलग अलग जगह पर, मुख्यतः ये कहां पर बसते थे, ये जाकर यूरोप में रहा करते थे। जब ये यूरोप में रहते थे तो यहां से फिर इनका एक ड्रीम हुआ करता था। क्या ड्रीम था कि हम जब भी जाएंगे ना, मतलब जब भी हमको मौका मिलेगा हम कहां जाएंगे, हम अपने वतन चले जाएंगे, हम अपने घर वापस चले जाएंगे। अपना घर वापस चले जाएंगे मतलब कहां पे, वो जेरूशलम और इजराइल की बात किया करते थे। ये उनके इमोशन कनेक्शन था कि भैया हमारा घर वहां पर है, हमारी चीजें वहां पर है, हमको उधर पे ही जाने का है। तो ये उस तरीके से उस समय की बात हो चुकी है। लेकिन जब आगे समय गुजरा और 19th सेंचुरी का समय जब आता है, जब ये यहूदी सारे के सारे जो है यूरोप में बसे हुए रहते हैं, तो एक मूवमेंट टाइप का चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये सेंटीमेंट से निकलकर पॉलिटिकल सेंटीमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि कुछ किताबों में कुछ ऑथर ने लिखा हुआ था कि यहूदियों को अपने घर वापस जाना चाहिए, यहूदियों के पास अपना खुद का एक देश होना चाहिए, और यही टाइम है यहूदियों को अपने घर लौटने के लिए तो यही चीज को एनकरेज करा था इन लोगों ने। तो ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन चुका था, और इसी मूवमेंट का नाम दिया गया था जियोनिज्म। ठीक है, इसी मूवमेंट का नाम दिया गया था क्या, जियोनिज्म। ये एक ऐसा मूवमेंट था। ये मस्जिद अल अक्सा की बात कर लेते हैं, ये डोम ऑफ रॉक था, यहाँ पर पूरा का पूरा ये एरिया है, ये हरम अल शरीफ है। ठीक है, जो मुस्लिम इसको हरम अल शरीफ कहते हैं। ठीक है, तो यहां पहुंचेंगे, मैं तब तक आपको ये पूरा ओवरव्यू देता चलता रहता हूं। जियोनिज्म एक मूवमेंट था, एक मूवमेंट, एक आंदोलन था, जिसके तहत कि हर यहूदी वापस कहां जाएगा, अपने नेटिव प्लेस में पहुंचेगा। ये एक मूवमेंट के तहत ये पूरा प्लान किया गया था। इसके बाद क्या होता है कि 1914 में, 1914 में आता है वर्ल्ड वॉर 1 का समय। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1, ये आप और हम सब जो इतिहास पढ़े हैं भारत का, वो वर्ल्ड वॉर 1 से अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। तो वर्ल्ड वॉर 1 जब होता है तो वहां पर ब्रिटेन है, यूएसएसआर है, यूएसए है, ये एक अलग कंबाइंडली एक देश बन जाते हैं। इधर पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगर अपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से देश आपको नजर आ जाएंगे यहां पर, तो बाकी जो बचे हुए देश है उसमें से एक जर्मनी आपको दिख जाएगा। उसी जर्मनी का सपोर्ट कौन कर रहे थे, उसी जर्मनी के सपोर्ट जो थे वो अरब्स कर रहे थे। ठीक है, अरब देश कर रहा था। तो यहां पर जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है तो ब्रिटेन को अपने बहुत सारे देशों को अपने संगठन में चाहिए, क्योंकि अगर हमको जीतना है तो ये सब देश हमको हमारे साथ में सपोर्ट करना चाहिए। तो यूएसए की बात करें, रशिया की बात करें, तो यहां पर जो ज्यूज कम्युनिटी हुआ करती थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, क्योंकि जब वो वहां से रह रहे थे तो वो स्ट्रगल करते थे, और वो अपने वजूद के लिए बहुत लड़ाई करते थे। तो उनका संघर्ष बहुत काबिल तारीफ हुआ करता है। तो वो जब संघर्ष करते थे तो उनकी पहचान, उनकी साख और उनका प्रभाव इतना ज्यादा था उस क्षेत्र में कि अंग्रेजों ने सोचा, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर हम यहूदियों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, अपने साथ रख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो रशिया और अमेरिका को भी ब्रिटेन के साथ में एक्टिवली खड़े करा देगा वर्ल्ड वॉर 1 में, जिसके कारण हम वर्ल्ड वॉर 1 जीत सकते हैं। इसी कारण से वर्ल्ड वॉर 1 में यहूदियों को समर्थन किया गया ब्रिटेन के द्वारा, और उनसे वादा किया गया था, एक डिक्लेरेशन किया गया था, उसका नाम क्या था, बेल्फोर डिक्लेरेशन। और ये जियोनिज्म का सिंबल था बेल्फोर डिक्लेरेशन। और बेल्फोर डिक्लेरेशन में यह कहा गया था कि हम यहूदियों को उनके होमलैंड पे, जो कि फिलिस्तीन, अभी जिसको फिलिस्तीन कहते हैं, फिलिस्तीन था, उस जगह पर ले जाकर क्या करेंगे, बसा देंगे। ये उन्होंने अपनी तरफ से कमिटमेंट कर दिया था। और होता क्या है, आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 जब होता है तो वर्ल्ड वॉर 1 में ये सब जीत जाते हैं। जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन, यूएसए और यूएसएसआर, जो एक तरफ की टीम थी वो जीत जाती है, जर्मनी जो अगली तरफ में थी वो हार जाती है। और इन्होंने अपने वादे के मुताबिक यहूदियों को यहाँ पर माइग्रेट करना चालू कर दिया कि जितने भी ज्यूज अलग अलग क्षेत्र में यूरोप में हैं, वो सबको हम कहाँ लेकर आ जाएंगे, वो सबको हम लेकर कहाँ पे आ जाएंगे, उनके नेटिव प्लेस में, उनके होमलैंड पे, उनके घर पे। तो यहां पर उनकी घर वापसी जो है वो चालू हो जाती है, भैया चलो अपने अपने घर चलो। तो उस समय यहां पर जो आबादी थी, कहां की बात करते हैं, इजराइल की बात करते हैं, तो वहां पर लगभग 5 लाख की आबादी हुआ करती थी। उस 5 लाख में से मात्र 20 से 22 हजार यहूदी रहा करते थे। लेकिन जब से अंग्रेजों ने ये मूवमेंट, ये माइग्रेशन चलाना चालू कर दिया, इस माइग्रेशन की वजह से यहां पर जो तादाद है वो बढ़ना चालू हो जाती है यहूदियों की, जो सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन है उनकी यहां पर बढ़ना चालू हो जाती है। अब इसके बाद जो कुछ यूरोपीय जो अभी तक अपने ही देश में रहते थे, मतलब जहां पे यूरोप में थे तो यूरोप में रहते थे, उनकी घर वापसी नहीं हुई थी,
तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले जब वहां पर नाजिज्म चालू होता है, जहां वहां पर हिटलर का शासन चालू होता है, तानाशाही चालू होती है, तो 60 लाख यहूदियों के साथ वहां पर एक होलोकॉस्ट होता है, जो बहुत तरीके से उनके साथ बेदर्दी से मार दिया जाता है। इसके बाद बड़ी मात्रा में जो यहूदी हैं वो यूरोपियन कंट्री से निकलकर कहां पहुंच जाते हैं, वापस अपने देश पहुंच जाते हैं। और ऐसा वक्त आता है वर्ल्ड वॉर 2 के समय कि इजराइल में अरब से ज्यादा पॉपुलेशन यहूदियों की हो जाती है। जो अरब वहां के नेटिव हो गए थे, जो अरब वहां के रहवासी हो चुके थे, उनसे ज्यादा जनसंख्या जो थी वो यहूदियों की हो जाती है। और वर्ल्ड वॉर 2 होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जैसे ही ये देश फिर से मिलते हैं, अब यहां पर क्या हो जाएगा, बात समझिएगा बहुत ध्यान से। वर्ल्ड वॉर 2 के समय अगर हम बात करते हैं तो इसी रीजन पे, जो आपका जो फिलिस्तीन इजराइल वाला रीजन है, उस रीजन पे ओटोमन अंपायर का शासन हुआ करता था। ओटोमन अंपायर वहां पे रूल किया करता था, ठीक है। तो उसी समय की बात करते हैं, ठीक है। तो वो पहले रूल कब था, वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे था ओटोमन एम्पायर का रूल। अब जब यहां पर अरब्स जो थे वो जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे कि जर्मनी अगर जीतेगा तो हमारा एरिया जो रहेगा वो हमारे कब्जे में रहेगा, लेकिन हिटलर पे ट्रस्ट था। बट क्योंकि जो अपोजिशन टीम में थे, जो ब्रिटेन था, यूएसएसआर था, यूएसए था, ये और पावरफुल थे और इन लोगों ने जर्मनी को डिस्ट्रॉय कर दिया, हरा दिया। और वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो इस अलायंस के द्वारा, यानी कि ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर जीत जाते हैं और जो यहूदियों को और सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद जर्मनी हार जाता है। अब ये बात होती है कि यहूदियों का क्या, अब यहूदियों के लिए यहां पर सेटलमेंट चालू हो जाता है। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का जो शासन चलता था इजराइल वाले क्षेत्र में, तभी वो माइग्रेट करा पा रहे थे। अब वो शासन वहां से ब्रिटिशर से खत्म हो जाता है। जब वो शासन खत्म हो जाता है, छोड़ देते हैं, तो वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसको उनको दे देते हैं, इजरायलियों को। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो गया, वॉर मतलब नुकसान, मतलब इकोनॉमिक भी नुकसान है और जो जान माल का नुकसान होता है वो तो अलग बात हो जाती है। अब इस नुकसान के बाद जो उसका खामियाजा उठाने की बात आती है, तो इसके बाद में जो नुकसान हो गया, अब यूएन की स्थापना होती है। यूएन की स्थापना मतलब यूनाइटेड नेशन की स्थापना जब होती है, ये यहूदी बड़ी मात्रा में माइग्रेट करते हैं, ये हिटलर का शासन चलता है, ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात होती है। इसके बाद जब अब लग गया कि वॉर से बहुत कुछ हासिल नहीं हो सकता, हमें पीस बहुत जरूरी है, हमें शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, वो जरूरी है इस पूरे विश्व के लिए, सबके सुख शांति के लिए, तो यूनाइटेड नेशन का गठन किया जाता है। अब क्योंकि जो लोग इस जंग को जीत गए थे उनका प्रभाव इस संस्था के अंदर पे ज्यादा होगा, इसीलिए जो वो लोग कहेंगे वो ये यूएन कहीं ना कहीं पे उसके झुकाव में आके मान लेगी। तो उस समय ये बोला गया यूएन के द्वारा, जब 1946 की बात करते हैं यूएन के द्वारा, कि जितने भी लोग जो इजराइल, जो ज्यूज हैं उनके लिए एक रीजन बनेगा और वो रहेगा इजराइल रहेगा, और जितने भी अरब्स हैं जो फिलिस्तीनी हैं उनके लिए फिलिस्तीन रहेगा, और जो क्षेत्र, जो विवादास्पद क्षेत्र है जो कि जेरूसलम है, वो ना तो इजराइल के पास रहेगा ना फिलिस्तीन के पास रहेगा, वो रहेगा यूएन के अंडर में, यूएन के कंट्रोल में। तो ये बात वहां पर कह दी गई। अब क्योंकि यूएन ने ये बात कही है, तो यूएन कोई भी बात अपने मर्जी से नहीं करता, वो वोटिंग के साथ ही करता है। जब वोटिंग होती है तो बहुत से लोग जो हैं वो इसका फेवर करते हैं, लेकिन एक देश जो कि नॉन मुस्लिम था उसने बोला कि नहीं, ये जो क्षेत्र आप जो यहूदी को दे रहे हो वो क्षेत्र फिलिस्तीनियों का ही होना चाहिए, क्योंकि फिलिस्तीन जो है वो फिलिस्तीनियों का है। जिस तरीके से जो अंग्रेज हैं उनके लिए ब्रिटेन है, जो अमरीकी उनके लिए अमेरिका है, जो जर्मन है उनके लिए जर्मनी है, जो फिलिस्तीनी है उनके लिए फिलिस्तीन है। और ये कहने वाला एकमात्र गैर मुसलमान देश जो था वो था हमारा देश, यानी कि इंडिया, यानी कि भारत। तो हमने ये बात कही थी, और उसके बाद बाकी जो अरब वाले देश थे वो तो उसके समर्थन में थे कि यहाँ पर फिलिस्तीनियों को ही रूल दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने जो सपोर्ट किया था, भारत सपोर्ट किया था, वो किसका किया था, फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था। तो इसके बाद क्या होता है, जब 1948 के बाद 8 के समय पे फैसला हो गया। अब क्योंकि वोटिंग जो है वो कुछ फाउंडिंग मेंबर्स के द्वारा की जाती है और उनकी जो बात होती है, वीटो भी उनके पास होता है, उनका जो कह दिया वो मान लिया जाता है। इसके बाद जब वोटिंग होती है, फाइनल वोटिंग होती है, तो वहां पर जो यूएन ने रिजोल्यूशन दिया था वो पास हो जाता है, और रिजोल्यूशन पास होने के बाद में वही नक्शा बन जाता है कि इजराइल के हिस्से में कुछ रीजन आएंगे, फिलिस्तीन के रीजन में कुछ रीजन आएंगे। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स का प्रभाव इसमें ज्यादा था, यूएसए का प्रभाव बहुत था यूएन में, इसीलिए यहूदियों को इजराइल में वो जगह भी दे दी गई जहां पर एक भी यहूदी नहीं रहता था। समझ रहे हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब विभाजन होता है तो पाकिस्तान वो क्षेत्र बनाया जाता है जहां पर मुस्लिम जनसंख्या बहुत थी, और वो पूरा एक तरफ मुस्लिम्स हो जाते हैं, जहां पर मुस्लिम नहीं है वो क्षेत्र कभी पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आया। लेकिन यहां पर क्योंकि यूएन ने फैसला किया था, तो नक्शा इस तरीके से बनाया गया कि इजराइल का वो रीजन भी जहां पर यहूदी नहीं रहते हैं, वो रीजन भी यहूदियों को दे दिया गया था।
तो कुछ पक्षपात वाली बात जो है वो यहां पर हमको देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। 1948 में जब अंग्रेज फिलिस्तीन इजराइल को छोड़ के चले जाते हैं 15 मई 1948 को, उसी के अगले ही दिन 16 मई 1948 को इजराइल एक नया देश बनकर तैयार हो जाता है और आसपास घिरा हुआ रहता है ये अरब देशों से। अरब देशों में कौन कौन आ जाएगा? आपका लेबनान आ जाएगा, बहरीन आ जाएगा, यूएई आ जाएगा, यमन आ जाएगा, इराक आ जाएगा, सऊदी अरेबिया आ जाएगा, इजिप्ट आ जाएगा। ये सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर इजराइल पे अटैक कर देते हैं। अब जहन में क्या आएगा कि इजराइल पे अटैक किया तो इजराइल तो निपट गया भाई, क्यों? छोटा सा देश है और ये अरब कंट्री है, पावरफुल कंट्रीज है। लेकिन यहां पर बात हो रही थी साख की, यहां पर बात हो रही थी अपने वजूद की। तो इजराइल इस 1 साल लंबे चले हुए वॉर पे जीत जाता है और इन अरब देशों को कलेक्टिवली इकट्ठे हरा देता है और हराता भी है। और जितना क्षेत्र यूएन ने इसको दिया था उससे ज्यादा क्षेत्र जो है ये अपने कब्जे में कर लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है। ये उस समय का एक बहुत हैरान करने वाला, शॉक करने वाला एक रिजल्ट आता है कि इजराइल ने सभी अरब देशों को हरा दिया और उनकी जमीन को इजराइल में और छीन लिया और अपने क्षेत्रफल को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो ये थी वहां की कहानी 1948 तक की। अब क्योंकि फिलिस्तीनी जो थे उनके पास उनका खुद का कुछ रिप्रेजेंटेटिव नहीं था कि उनका जो प्रतिनिधित्व कर पाए, ऐसा कोई था नहीं। तो उन्होंने 1960s में अपनी एक संस्था बनाई जिसका नाम दिया गया PLO, यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO की बात की। अब जब PLO बनाया तो बोला कि PLO जो रहेगा वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, वो हमें क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा हर जगह पे, ठीक है? चाहे वो आर्मी भी हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सैन्य हो, चाहे वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करेंगे, तो PLO जो रहेगा वो फिलिस्तीन को हर जगह पे क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। ये आगे की बात होती है। लेकिन थोड़ा सा पीछे आता हूं, अगर मैं बैकग्राउंड पे पीछे आता हूं तो 1948 के बाद तो सारी काम हो गई। 1956 में होता यह है कि इजराइल और इजिप्ट इनके बीच में एक दरमियान एक जगह है जहां पर एक सुएज कैनाल, एक सुएज नहर यहां पर जो है वो बनाई जाती है। किसके द्वारा? तो बोलना इजिप्ट और फ्रांस की सरकार ने मिलकर यहां पर एक सुएज कैनाल का निर्माण किया। उन्होंने कंपनी बनाई और उस कंपनी में इन्वेस्ट किया और उस कंपनी के माध्यम से यहां पर एक सुएज कैनाल बन जाता है। कैनाल का फायदा यह होता है कि वहां से जो शिपमेंट जाते हैं ना, जो लंबा घूम के ट्रेवल करना पड़ता था पूरे विश्व को, उससे अच्छा था कि शॉर्टकट लेके कैनाल के रास्ते होते हुए ये सब जो ट्रेड है वो हो सके। इससे समय भी कम लगने वाला है और चीजों की जो अमाउंट भी है, जो प्राइस भी वो भी रेड्यू कम हो जाएगी। तो कैनाल बना दिया गया। जब कैनाल बन जाता है तो उस कैनाल बनने के बाद में बनने में जो इजिप्ट होता है उसके देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, ठीक है? अब जब वो क्राइसिस आता है तो इसकी वजह से होता यह है कि उस क्राइसिस की वजह से ये उस कंपनी के बॉन्ड, जिस कंपनी ने मिलकर इसको बनाया था, उस कंपनी के बॉन्ड ये लोग बेच देते हैं यूके को। अब जब यूके वाला बॉन्ड खरीद लेती है तो मालिकाना हक किसका हो गया कैनाल पे? तो बोलना इजिप्ट से हट के वो यूके के पास आ गया और फ्रांस के पास तो ऑलरेडी था। तो ये दोनों पार्टनर बन जाते हैं और क्योंकि यूके है तो यूके जो है वो इजराइल का दोस्त तो रहेगा ही रहेगा, तो फेवर करेगा ही करेगा। लेकिन 1956 में जो इजिप्ट के शासक थे उनका नाम था नासिर। वो नासिर ने क्या किया? वो उन्होंने क्लेम कर दिया कि भले तुमको हमने कागज के रूप में अपना बॉन्ड दे दिया हो, लेकिन जिस जमीन पर यह सुएज कैनाल बनाया गया है वो जमीन किसकी है? वो इजिप्ट की है। और उन्होंने अपना इजराइल से, जो कि इजराइल को अगर व्यापार करना है तो इसी कैनाल के रास्ते व्यापार करना पड़ेगा। तो इजिप्ट के जो शासक थे नासिर जो थे, उन्होंने इस सुएज कैनाल को इजराइल के लिए बंद कर दिया और बंद कर दिया तो व्यापार जो है उसका ठप पड़ जाता है इजराइल का। अब बेचैन होकर इजराइल क्या करता है? इजिप्ट के ऊपर अटैक कर देता है। जब इजिप्ट का अटैक करता है तो अटैक करने के बाद वो इजिप्ट से उसकी जमीन छीन लेता है और जो क्षेत्र उसके पास में था उसको कब्जा करके अपने पास रख लेता है, जिसमें से एक जो है वो गाजा पट्टी जो है वो भी इजिप्ट के वाले क्षेत्र में ही आती है भैया। तो उसको कब्जा कर लेता है। फिर बीच में फिर यूएन को बुलाया जाता है, यूएन तुम बीच में आओ। तो यूएन जब बीच में आता है मध्यस्थता करने के लिए तो उसकी बात मान के इजराइल बोलता है ठीक है, जो क्षेत्र तुमसे लिया था वो क्षेत्र हम वापस कर देंगे और एक शर्त रहेगी कि आज के बाद तुम इस सुएज कैनाल को कहीं बंद नहीं करोगे। वो बोले ठीक है, बंद नहीं करेंगे, ठीक है, हम कभी बंद नहीं करेंगे। ये बात वहां पर एक मसला जो है वो हल हो जाता है। बट कुछ समय के बाद क्या होता है? फिर अगर हम बात करें आगे की तरफ तो 1967 में 1967 में PLO बनने के बाद 1967 में ये नासिर जो है वो फिर से ना एक और स्ट्रेट है जिसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ त्रिहान, जहां से भी ट्रेड होता है। इजराइल का एक ट्रेड हिस्सा जो है वो वहां से भी होता है, स्ट्रेट ऑफ त्रिहान।
ठीक है, त्रिहान की जो जल संधि होती है वहां की बात, उसको ब्लॉक कर देते हैं। और उसको पता है इजिप्ट को भी, अगर मैं ब्लॉक करूंगा तो इजराइल मुझ पर अटैक करेगा, इसीलिए इजिप्ट जो था वो पहले ही अरब देशों को इकट्ठे कर लेता है और इस अटैक की तैयारी कर लेता है कि इसमें कैसे बचना है। बट क्योंकि इजराइल तो इजराइल है, वो भले इजिप्ट और पूरे अरब देश इकट्ठे भी क्यों ना हो जाए, इजराइल फिर जाता है और इजिप्ट को हराता है और उसके क्षेत्र में फिर से कब्जा कर लेता है और बड़ा सा एरिया जो इजराइल के अंदर में फिलिस्तीनियों का हुआ करता था उस पर भी अपनी धाक जमा लेता है, उस पर भी कब्जा कर लेता है। फिर यूएन आता है, यूएन मध्यस्थता करता है और यूएन की सिफारिश से इजराइल जो है वो इजिप्ट का हिस्सा वापस कर देता है, लेकिन ये बोलता है कि जो मैंने फिलिस्तीनियों के जो अंदर में इजराइल में जो क्षेत्र वापस लिया मैं वापस नहीं करने वाला, ना मैं गाजा पट्टी वापस करने वाला हूं, ना मैं वेस्ट बैंक वापस करने वाला हूं। अब एक और चीज, ये इजराइल है और इजराइल में ये जो एरिया है ये है आपका वेस्ट, ये जो एरिया ये है वेस्ट बैंक। इंडिया में भी अगर आप इंडिया का नक्शा देखेंगे तो यहां पर वेस्ट बंगाल है, लेकिन वो इंडिया के कहां पर है, ईस्ट में है, फिर भी उसको वेस्ट बंगाल कहते हैं क्योंकि पार्टीशन के समय पे जो बंगाल बना था वो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल था। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन चुका है और वेस्ट बंगाल जो है वहीं पर है, ईस्ट में है बट वो वेस्ट बंगाल है। यहां पर वेस्ट बैंक जो कि इजराइल के ईस्ट वाले पार्ट में है, तो उसको वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब वॉर हुआ था तो जॉर्डन का ये हिस्सा जो था ये यहां तक जॉर्डन का क्या हो गया, फैलाव आ गया। जॉर्डन का फैलाव कहां तक आ गया, यहां तक आ गया, तो ये जॉर्डन के वेस्ट में है इसलिए उसको वेस्ट बैंक कहते हैं। जॉर्डन के लिए क्या है, वेस्ट बैंक हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जो चीजें हैं वो पूरी की पूरी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब क्योंकि अरब बहुत पार्टिसिपेट किया था, वॉर किया था और लगा ये कि अरब के बस की बात तो नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें अपने ही इन हाउस यानी कि फिलिस्तीन में ही कुछ एक संस्था चाहिए जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सके। तो इसीलिए क्या बनाया गया 1964 में PLO, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है, जो कि रिप्रेजेंट किसको करने वाले हैं, फिलिस्तीनियों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं और कहीं ना कहीं पे ये जो PLO है इसका वॉर या अटैक जो है वो हमेशा किसके ऊपर होता था, इजराइल के ऊपर। जाहिर सी बात है, तो इजराइल के ऊपर अब अरब नहीं कर रहे हैं बल्कि PLO जो है वो अटैक कर रहा है। भले अरब की हेल्प ले रहा होगा लेकिन अटैक जो है वो कौन कर रहा है, PLO कर रहा है। 1973 में भी PLO ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। ठीक है, अटैक किया था और उस समय जब ये अटैक होता है, इस बात को बहुत ध्यान से समझ के रखना क्योंकि आगे जब मैं और प्रेजेंट पे काम करूंगा तो आपको इसके बारे में फिर से बताऊंगा। तो 1973 में जब ये अटैक होता है, जो वॉर होता है बिटवीन फिलिस्तीन और इजराइल वाला जो हमला चलता रहता है, तो बहुत से लोग इजराइल का समर्थन करते हैं और सऊदी अरब के पास था तेल, ऑयल, और सऊदी अरब ये बोल देता है कि जो भी देश इजराइल का समर्थन करेगा मैं उसको तेल नहीं दूंगा। ठीक है, और तेल के प्राइस जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं, 4-4 गुना प्राइस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में जो है वो एक डिप्रेशन आ जाता है और पूरे विश्व में जो रिसेशन है वो बड़ी मात्रा में हो जाता है। तो उसका खामियाजा पूरे के पूरे विश्व को, पूरे के पूरे लोगों को क्या करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। ठीक, तो यहां तक आप सबको चीज समझ में आ चुकी होगी। अब बार बार PLO और इजराइल का जो अटैक होता है उसमें ये बात समझ में आ गई, और याद रखने की इस बात को, जो PLO है वो कभी भी इजराइल को एक देश के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं, ये तो हमारा हिस्सा, ये तो यहां पर आके रेफ्यूजी यहां पे आके रह रहे, लेकिन PLO उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जब समय गुजरता गया, 80s का टाइम आ जाता है, 90s का जब टाइम आ जाता है, तो उस समय होता यह है कि अटैक में तो हार जा रहे हैं इजराइल जो है वो, अटैक में इजराइल से जो है वो अटैक में तो हार जाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। तो अब बोले अब कैसे परेशान करें, तरीका क्या अपना लें। तो 70s के टाइम पे ये जो PLO वाले हैं ये अटैक कैसे करते थे, ये प्लेन को हाईजैक कर लेते थे। उस समय करीब 7 साल के ड्यूरेशन के अंदर पे 25 से 30 बार प्लेन को हाईजैक किया गया। 1973 के टाइम पर जब रशिया बात करते हैं अगर हम वहां जर्मनी की, तो जर्मनी में ओलंपिक्स हो रहे थे, तो उस ओलंपिक में भी जो यहूदी प्लेयर्स, जो इजरायली प्लेयर हुआ करते थे, उनके ऊपर अटैक हो जाता है। तो इस तरीके से अटैक किया गया, परेशान किया गया इजराइल को। लेकिन आखिरी में जब यह लगा कि शायद हम अटैक करके नहीं आगे बढ़ पाएंगे या कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, तब जाके इन लोग पीस टॉक की बात करते हैं। पीस टॉक मतलब यहां पर अब शांति वार्ता की बात करते हैं, और ये कहता है PLO कि भैया जो UN ने नक्शा दिया था ना हमारे लिए, हमको वो वाला पूरा फिलिस्तीन वापस कर दो, हम रह लेंगे। इजराइल बोलता है नहीं यार, अब नहीं, तुमको मैंने बहुत मौका दिया लेकिन तुमने नहीं लिया, लेकिन अब मैं ये करूंगा नहीं, क्योंकि आज अगर तुम हमसे ये मौका ले लोगे और कुछ साल के जब तुम पावरफुल बन जाओगे तो तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे और हमारे यहूदियों को फिर से यहां से निकल के जाना पड़ेगा, इसलिए अब हम तुम्हें वाला मौका नहीं देंगे। तो ये बात कही गई थी 1998 के आसपास में। उस समय जो था कि PLO की जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था यासिर अराफात।
यासिर अराफात अपनी खुद की एक आर्मी बना के रखा, उनकी खुद की एक ग्रुप हुआ करता था, एसोसिएशन हुआ करता था जिसका नाम था फतेह। ये लोग मिलकर काम करते थे और यही जब पीएलओ के साथ मर्ज हो जाती है तो इस पीएलओ के अंदर पे जो फतह के जो लोग थे वो ज्यादा थे, इसीलिए उस फतह के जो अध्यक्ष जो हेड हुआ करते थे यासिर अराफात, उन्हीं को उठाया और उन्हीं को उठाकर उसका हेड बना देते हैं। और उसी हेड के द्वारा यानी यासिर अराफात जो थे वो इजराइल के साथ क्या करते हैं, एक पीस टॉक करते हैं। और ये कहां पर होती है, ये होता है ओस्लो में, नॉर्वे का एक शहर है ओस्लो। ओस्लो में जाकर ये एक पीस वार्ता जो है इसको अंजाम दिया जाता है। ये वही नक्शा जिसकी मैं बात कर रहा था आप सभी के सामने, ये है यासिर अराफात और ये है पीआईओ या पीएलओ जो कि लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और ये पीस टॉक होती है इनके यासिर अराफात और इजराइल के बीच में, यानी कि पीएलओ और इजराइल के बीच में, जो बहुत खामोशी से होती है ओस्लो में। लेकिन बाद में इसको व्हाइट हाउस में यानी कि ब्रिटेन यानी कि यूएसए में जाते हैं और वहां पर बिल क्लिंटन की मौजूदगी में ये साहब इजराइल के प्रधानमंत्री और ये साहब यासिर अराफात जो पीएलओ के हेड है, इन लोग मिलकर समझौता करते हैं कि आज के बाद हम आपके एरिया में पंगे नहीं करेंगे और हम इजराइल को एक नेशन के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे, एक देश के तौर पे, नेशन के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे, राष्ट्र के तौर पे। ये बात यहां पर कह दी जाती है। लेकिन हमारी सोच, हमारे देश में जो रहते हैं, हमारी सोच और उनकी सोच में बड़ा फर्क है। वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं पे अटैक बहुत हुए हैं, जाने बहुत सारी गई है और हमारी जमीन पे आके कब्जा कर लिया गया है। तो ये पीस टॉक को इजराइल के लोग नहीं मानते, इसमें से कुछ भी चीजों को फॉलो नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं पे ये जो पीस टॉक है ब्रेक हो जाती है और ये अटैक्स जो है ये कंटिन्यूसली जो है वो उन दोनों के देशों के बीच में जो है वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। ठीक है, ये दोनों कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब क्योंकि पीस टॉक में पीआईओ आ गया था और पीआईओ जब जो भी देश, याद रखना, जो भी पीस टॉक की बात करता है फिलिस्तीन में उसको किनारे कर दिया जाता है और इजराइल वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जो भी पीस टॉक करता है उनको चाहिए वॉर, वॉर से हम फैसला करेंगे और हमको एक रिजल्ट चाहिए रहेगा। ठीक है, तो समझ में क्या आ गया फिलिस्तीन के लोगों को कि जो पीएलओ है ये कहीं ना कहीं पे शांति वार्ता की तरफ चले गई है और ये कहीं ना कहीं पे हमारे क्षेत्र को वापस लौटा तो नहीं पाएगी। इसीलिए पीएलओ से लोगों का भरोसा उठना चालू हो जाता है। जब भरोसा उठना चालू हो जाता है तो जाहिर सी बात है जब एक जो शांति वार्ता करता है वो डाउन हो रहा है तो दूसरा जो एग्रेसिव है, जो उग्र हो रहा है, वो उसको लोग पसंद करना चालू करते हैं। तो यहां पर भी ऐसे ही होता है। इजराइल यानी के वेस्ट की अगर बात करते हैं तो जहां पर गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी पे एक संस्था थी, उसका नाम था मुस्लिम ब्रदरहुड। बात को समझना बहुत ध्यान से, मुस्लिम ब्रदरहुड, इसका काम था कि गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनको खाना देना, उनको शरण देना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, ये सब चीजें हुआ करती थी। ये लोग समर्थन किया करते थे, इनका जो समर्थन था वो इजराइल करता था कि कुछ फंडिंग जो थी वो इजराइल से भी आया करती थी। अब इसी संस्था का एक बॉडी थी छोटी सी जो आर्म्ड पे डील करती थी, जो हथियारों पे डील करती थी और उसी को अरेंज करके, बहुत ध्यान सुनना, उसी को अरेंज करके उसी को थोड़ा सा पावर देकर क्या किया गया था, इजराइल ने उन्हीं को इतना पावरफुल बना दिया कि वो नाम दिया गया उनको हमास। हमास का फुल फॉर्म क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, हमास। और यही हमास जो है वो पीएलओ के खिलाफ लड़ाई करता था। तो कहीं ना कहीं पे इजराइल ने पीएलओ को काउंटर करने के लिए अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जो कि फिलिस्तीन के अंदर पे रहता था, जिसका नाम था हमास। बट क्योंकि अगर आप किसी एग्रेशन को, आप किसी हिंसा को अगर आप जन्म देते हैं किसी और को हराने के लिए, तो वही हिंसा आगे चलकर आपके लिए घातक होगी। हैशटैग ओसामा बिन लादेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, आगे नहीं बोलूंगा, समझ आइएगा। तो ये चीजें वहां पर होती हैं और वहीं से जो हमास है वो आगे आता है और बढ़ता है क्योंकि वो एग्रेसिव है, क्योंकि वो यहां पर एक हिंसक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो लोग वहां पर उसका समर्थन भी करना चालू कर देते हैं। तो इस तरीके से पीएलओ थोड़ा सा डिक्लाइन में और हमास जो है वो थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट में दिखना चालू हो जाती है। यही वो नक्शा है जहां पर इजराइल ने क्या किया था, अलग अलग जंग जब हुई है, 6 अलग अलग वॉर हुई है, 2 अलग अलग अपराइजिंग हुई है, उसके बाद इजराइल ने जिसको ये मिला था व्हाइट कलर का, उसने ये हासिल कर लिया अपने लिए जब उसने अरब देशों को हराया। डिजर्व भी करता था क्योंकि उसने बड़े देशों को हरा के रखा हुआ है, तो ये चीज वो उसके हक में वहां पर पहुंच जाती है। अब सवाल यह है सर कि अभी 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ है वो क्यों हुआ है, तो उसको जानने के पहले हम थोड़ी सी बात ये जान लेते हैं कि ये समझना, मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूं। हमास जो है उनका जो रहना बसेरा है वो कहां पर है, वो गाजा पट्टी पर है। गाजा पट्टी कहां पर है, तो गाजा पट्टी बेटा ये रही, ठीक है, ये गाजा पट्टी है जो कि इजिप्ट से लगा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, इस गाजा पट्टी में ये लोग रहते हैं जहां पर पूरी तरीके से, अब मैं बताया कि आपको कि हमास और पीएलओ लड़ते थे आपस में, तो जब लड़ाई बढ़ गई, जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, तो उसके बाद हमास जो थे वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कहां पर, गाजा पट्टी पे, और जो पीएलओ है, जो
फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को वेस्ट बैंक पे सीमित कर लेते हैं। तो दोनों अपने अपने क्षेत्र में खुशी खुशी रह रहे हैं। तो वेस्ट बैंक की बात यहाँ पे हो गई, वो पीएलओ हो चुका है। अभी जो न्यूज में वो गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी का अगर हम एक डेमोग्राफी देखें, गाजा पट्टी का अगर हम एक फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं तो 50% से ज्यादा वहां पर बेरोजगारी दर है। 50% से अधिक लोग जो हैं वो वहां पर गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। वहां पर दिन में 12 घंटे बिजली होती है। अब जब बिजली 12 घंटे, तो तुम समझ लो कि इंटरनेट कैसा होता होगा। भुखमरी भी वहां पर मौजूद है, बीमारियां भी वहां पर अपने चरम पे है, वहां पर बेरोजगारी भी अपने चरम पे है। तो ये सब चीजें हमें ये बताती हैं, हम एक आम इंसान की तरफ सोचे तो गाजा पट्टी कहीं ना कहीं पे एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत गरीब है, जो कि बहुत अभाव में जी रहा है, जो कि एक रिसोर्स लेस एरिया हो जाता है। तो जो 7 अक्टूबर 2023 को जो ये अटैक होते हैं और इतने बड़े पैमाने में अटैक होते हैं, ये अटैक फिर किसने किया? मन में सवाल आना चाहिए। जिसके पास खाने को पैसे नहीं है वो 5000 मिसाइल्स का अटैक एक ही बार में इजराइल में कर सकते हैं, और जो जमीन के रास्ते, पानी के रास्ते और हवा के रास्ते वहां पर आके प्लान रूप में बड़े स्तर पे हमला कर सकते हैं। एक ऐसा हमला जो पिछले 50 सालों में कभी देखा नहीं गया था, और यहां पर वॉर डिक्लेयर करने में मजबूर कर दिया इजराइल को। तो ऐसा हमला करने की कुव्वत इनके अंदर पे कैसे आती है? तो पीछे रीजन निकल कर यह आता है कि कुछ ऐसे देश हैं जो इसको समर्थन करते हैं। उसमें एक देश का नाम आता है ईरान, ठीक है, उसमें लगता है सऊदी अरेबिया। क्यों मैं ये 2 देश का नाम ले रहा हूं? क्योंकि अगर हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट में 2 बड़े बड़े देश हैं, एक ईरान है और दूसरा है सऊदी अरेबिया। अब सवाल यह कि सर 2 बड़े देश तो हो गए, ठीक है, लेकिन इन दोनों देशों के विषय बनती नहीं है। सवाल यह है कि बनती क्यों नहीं है? दोनों मुस्लिम हैं, दोनों मुस्लिम कंट्री है। तो कारण यह है कि दोनों भले ही मुस्लिम देश होंगे, लेकिन उनके बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो उसका आधार भी धर्म ही है। क्यों धर्म है? क्योंकि 2 अलग अलग सेक्ट होते हैं मुस्लिम के अंदर पे मेजरली, एक शिया सेक्ट होता है, दूसरा सुन्नी सेक्ट होता है। 2 अलग अलग पंथ के लोग होते हैं। तो जो सऊदी अरेबिया है वो जो एरिया है वो सुन्नियों के द्वारा डोमिनेट किया जाता है, और जो ईरान का क्षेत्र है वो शियाओं के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। तो दोनों अलग अलग रीजन अलग अलग सेक्ट के द्वारा डोमिनेट करते हैं। तो जो इनका कॉन्फ्लिक्ट का जो रीजन है वो क्या है? वो है बेसिकली आपका रिलीजियस डिफरेंसेस उनके सेक्ट के अकॉर्डिंग। दोनों ही देश अपने आप में पावरफुल हैं, दोनों ही देश अपने आप में समृद्ध हैं, और दोनों ही देश चाहते हैं कि दोनों में से चाहते हैं कि हमारी साख जो है मिडिल ईस्ट में रहे, और अरब देशों का लीड जो है वो हमारे रीजनल पॉलिटिक्स में हम जो रहे वो सुपीरियर हो जाए। तो ये बात समझ में आ गई। अब पिक्चर में 3-4 लोग और आ जाएंगे, 2-3 लोग और आएंगे, ठीक है। इजराइल ऑलरेडी पिक्चर में था, हमास ऑलरेडी पिक्चर में है, मैंने ईरान को भी लेकर आ गया, मैंने सऊदी अरब को भी लेकर आ गया। एक और देश आएगा और वो है अमेरिका, यानी कि यूएसए। अब पूरी जो कहानी है वो इन 5 लोगों के अलग किरदारों के आसपास, 5 किरदार के आसपास भटकती रहेगी। अब हम ये समझते हैं कि क्या ईरान शुरू से ही क्या इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ था? तो क्या बोलोगे? नहीं, क्योंकि 1956 के आसपास में मैंने जब बताया था कि जब इजराइल की देश की बात हो रही थी तो इजराइल को एक देश के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे जो रिकॉग्निशन की गई थी वो सबसे पहले अरब देशों में से सबसे पहले ईरान द्वारा दी गई थी। आप बोलोगे सर अभी तो आप ये कह रहे हो कि ईरान ने तो उसको फंडिंग की थी इजराइल पे हमला करने के लिए, लेकिन आप बात करते हो कि 1956 में जो ईरान था वो इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया था, उसको पहचान दी कि हाँ ये एक राष्ट्र, एक देश है। कारण ये था कि उस समय जो ईरान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जो उसके हेड हुआ करते थे, उनका नाम था मोहम्मद रजा पहलवी, मोहम्मद रजा पहलवी, जो कि वेस्टर्न कंट्री यानी कि जो पश्चिम देश है उनके हाथों कठपुतली हुआ करते थे। वो जैसा कहेंगे ये वैसा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम इजराइल को एक देश के तौर पे मान लो। बोला कि ठीक है मैं इजराइल को एक देश की तरह मान लेता हूं। तो उन्होंने मान लिया। 15-20 साल के बाद जब वहां पर सत्ता तख्त पलटता है ईरान में, तो तख्त पलटता है तो उसके बाद ईरान में जो सत्ता आती है वो आती है आयतुल्ला खुमानी के ऊपर में, आयतुल्ला खुमानी के ऊपर में। और वो जो आयतुल्ला थे वो एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे, किसके? वो एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लीडर हुआ करते थे और जो यहूदियों के खिलाफ हुआ करते थे। तो जाहिर सी बात है कि वो वेस्टर्न के हाथों कठपुतली नहीं बनेंगे, जाहिर सी बात है कि वो इजराइल का समर्थन नहीं करेंगे। तो जैसे ही वो सत्ता में आते हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम इजराइल को एक नेशन के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो उसी समय से ईरान और इजराइल की दुश्मनी जो है वो चालू हो जाती है। तो समझ में आ गया कि ईरान और इजराइल एट प्रेजेंट दुश्मन है, लेकिन पहले वो दोस्त हुआ करते थे। कारण आपको समझ में आ चुका होगा। और यही ईरान जो है, ये जो ऑफिशियली जो इजराइल की जो डिप्लोमेटिक
या फिर जो डिफेंस कमिटीज हैं उन्होंने जो डिक्लेयर किया था कि ईरान ने फंडिंग की है हमास को, $100 मिलियन की फंडिंग की है, और साथ साथ में मिसाइल्स भी दिए हैं, और साथ साथ में उनको रिसोर्सेज भी दिए हैं जिससे वो खुद का रॉकेट भी बना सके। ये सब चीजें ईरान ने करी हुई है इनके लिए, ये सब उनके डिक्लेरेशन पे आया हुआ है। और हमास के लीडर ने भी इसको ओपनली एक्सेप्ट किया कि $70 मिलियन की फंडिंग जो है वो ईरान से हुई है, मिसाइल्स दिए गए, रॉकेट की हमको हेल्प की गई है, तमाम चीजें वहां पे की गई है। तो ये आपने ईरान और इजराइल के बारे में समझ लिया। अब ईरान और सऊदी अरेबिया के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बता चुका है कि इनके बीच में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी है। ये एक चीज जो विजिबल है, ये एक चीज है जो आपको दिखती है, लेकिन ऐसी चीज जो इनके बीच में कोल्ड वॉर बना के चलती है। कोल्ड वॉर क्या होता है कि हम मुंह फुला के बैठे हुए हैं लेकिन लड़ नहीं रहे हैं, हंस रहे हैं सामने देख के, लड़ नहीं रहे हैं, मारपीट नहीं हो रही है, लेकिन अंदर में गुस्सा तनाव एक दूसरे का जरूर बना हुआ है। इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर। तो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है वो कोल्ड वॉर है। किस लिए कोल्ड वॉर है? सुपीरियरिटी का, कि हम ट्रेड में, डिफेंस में, सिक्योरिटी में, हर चीज में हम टॉप में आना चाहते हैं। तो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में दोनों में एक रंजिश चलती है, एक कॉम्पिटिशन चलता है। हेल्दी कहूं या अनहेल्दी कहूं, ये आपके ऊपर है। यहां पर एक कॉम्पिटिशन चलता है दोनों के बीच में, ईरान और सऊदी अरेबिया यहां पर हो गए। बात करते हैं ईरान और अमेरिका की। तो ईरान और अमेरिका का जो संबंध है वो जग जाहिर है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, विपरीत है। लेकिन इंडिया और सऊदी अरेबिया का जो संबंध है वो तगड़ा है, बहुत अच्छी तरीके से वो फल फूल भी रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको बात समझ में आ गई। यूएसए हमास से भी नफरत करता है, ईरान से भी नफरत करता है, इजराइल से प्यार करता है। सऊदी अरेबिया इजराइल से प्यार तो नहीं करता, ईरान से भी प्यार नहीं करता, हमास से प्यार करता है कि नहीं करता है, अब समझते हैं। सऊदी अरेबिया और हमास का जो संबंध था वो पहले बेहतर था। क्यों? क्योंकि जब पहले जो हमास जो संस्था बनती है वो उसके अंदर पर जो लोग हुआ करते थे, जो लीडरशिप हुआ करती थी, वो सुन्नियों की हुआ करती, सुन्नी मुस्लिम की होती थी। इसीलिए सऊदी अरब हमास का समर्थन करता था। लेकिन आगे चल के जब हमास का संबंध ईरान से अच्छा हो गया तो कहीं ना कहीं उनका झुकाव शियाओं की तरफ हो जाता है। तो इस बात से खफा होके सऊदी अरब हमास से दूरी बना लेता है, और एट प्रेजेंट सऊदी अरब और हमास का संबंध ठीक नहीं है। लेकिन संबंध किससे अच्छा है हमास का? ईरान से संबंध अच्छा हो जाता है। तो आपको ये अलग अलग कैरेक्टर और उनके संबंध समझ में आ चुके होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा इसके बारे में। अब बात करते हैं यहां पर कि अभी अभी रिसेंटली सितंबर 2020 से, यानी कि लास्ट 3 साल से जो अमेरिका है वो एक्चुअली पीस पे काम कर रहा है। वो ये काम कर रहा है कि जो अरब देश हैं उनके साथ जो संबंध है वो बेहतर हो जाए, ताकि ट्रेड में आसानी हो जाए और मार्केट जो है वो फल फूले हर जगह का। तो ये काम पर जो है वो अमेरिका जो है वो काफी अच्छे तरीके से स्ट्रांगली डील कर रहा है, जिसके कारण वो अरब देश में यूएई की बात करें, कतर की बात करें और बहरीन की बात करें तो इनसे वो अच्छे संबंध बना रहा है और संबंध डेवलप करके वो उनके साथ में पीस टॉक कर रहा है कि अब हम पीसफुली ट्रेड करेंगे और संबंध को बनाए रखेंगे। तो वो सक्सेसफुल हुआ उसमें। लेकिन ये छोटे प्यादे थे, शतरंज के जो बड़े खिलाड़ी, बड़े मोहरे हैं वो अब आएंगे, और उनमें से एक है सऊदी अरेबिया। तो सितंबर 2023 की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर 2023 में जो सऊदी अरेबिया है उसने जो संबंध की, जो अमेरिका है वो एक्चुअली पीस की बात कर रहा है सऊदी अरब के साथ में। अब समझना इस बात को कि जो सऊदी अरब है वो भी इजराइल को एक नेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो भी इसको एक देश नहीं मानता। अब आपके मन में बात आ गई, सर अगर कोई देश नहीं मानता मत मानने दो, देश तो है ना। नहीं, अगर मैं एक पर्टिकुलर देश को देश नहीं मानता, अगर मान लो मैं पाकिस्तान को देश ही नहीं मानता, तो पाकिस्तान से मेरा ट्रेड हो सकता है क्या? नहीं। अग्रीमेंट करते हैं ना, अग्रीमेंट तो कंपनियों के बीच में होता है, अग्रीमेंट तो देशों के बीच में होता है। जब मैं उसको अपना कोई देश मानता ही नहीं हूं तो उस देश से मैं कैसे एग्रीमेंट कर सकता हूं? जब मैं उसको देश मानता ही नहीं हूं तो वहां के आने वाले लोगों की हिफाजत में क्यों करूं? जब मैं उसको देश मानता ही नहीं हूं तो मैं अपने लोगों को वहां पर क्यों भेजूं? जब मैं उसको देश मानता ही नहीं हूं तो मैं अपनी कोई इंडस्ट्रीज वहां पर डेवलप क्यों करूं? तो मैं देश नहीं मानता ना। तो उसी तरीके से सऊदी अरब भी इजराइल को देश नहीं मानता, नेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसी बात को दुरुस्त करने के लिए अमेरिका ने, यानी कि यूएसए ने सऊदी अरब के साथ में एक पीस टॉक चालू करी, और जिसमें बेसिकली जो ये पीस टॉक है इंडिया, ये सऊदी अरब और यूएसए की नहीं है बल्कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच में होने वाली है। कि चलो जो हुआ सो हुआ, पास में इतिहास में छोड़ते हैं और आज हम मिलजुल के रहते हैं और अपन और एक दूसरे को मजबूत करते हैं। तो इस पीस टॉक में, इस समझौते में, इस अग्रीमेंट को इतना स्ट्रांगली, इतना पावरफुल बता दिया गया कि इसको बोले समझौता, यानी कि एग्रीमेंट ऑफ द सेंचुरी कह दिया, यानी कि इस दशक का ये समझौता है। इतना स्ट्रांग समझौता, इतना पावरफुल समझौता ये हो सकता था।
तो यहाँ पर ये चीज हो रही थी और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने भी पोस्ट कर दिया था कि कहीं ना कहीं आगे चल के हमारा संबंध सऊदी अरब से अच्छा हो जाएगा और हम पीस टॉक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, होप फॉर द बेस्ट वाली बात थी। बट अगर सऊदी अरब और इजराइल के संबंध अच्छे हो जाते, अगर सऊदी अरब और यूएसए और अच्छे गहरे दोस्त बन जाते, अगर सब मिल जाते, तो अकेला कौन हो जाता? अकेला हो जाता ईरान। और ईरान जब अकेला हो जाता तो आइसोलेट हो जाता। तो जब एक देश आइसोलेट होता तो सऊदी अरब उभर के बाहर और बड़ा हो जाता। जब सऊदी अरब उभर के बड़ा देश बन जाता मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट का बॉस कौन बन जाता? सऊदी अरब बन जाता, जो ईरान को पसंद नहीं आता। इसीलिए ईरान ने हमास को फंडिंग करी और जिस फंडिंग की वजह से हमास ने लगातार 5000 मिसाइल का अटैक कर दिया, हवा के रास्ते, पानी के रास्ते, जमीन के रास्ते, उसको घुस के इजराइल में अटैक किया, लोगों को हॉस्टेज बना दिया, हजारों लोगों को मार दिया और कई हजारों को तो उन्होंने जख्मी भी कर दिया। इससे नाराज होकर इजराइल जो है वो अटैक कहां पे करेगा? फिलिस्तीन पे करेगा, जहां पे रहने वाले कौन से लोग हैं? जो रहते हैं वहां पर मुस्लिम्स रहते हैं। और जब ये मुस्लिम्स पे अटैक होगा तो जाहिर सी बात है कि अरब जो है वो कभी भी इजराइल का समर्थन तो नहीं करने वाला। तो कहीं ना कहीं पे जो पीस टॉक होने वाली थी, संबंध जो अच्छे होने वाले थे, वो ठंडे बस्ते में चले गए और जो एक करीबी आ चुकी थी उसमें जो फासले, अब कई सालों के फासले इसके अंदर पे हो जाएंगे और ये एग्रीमेंट जो रहेगा वो खराब हो जाएगा, खराब हो भी गया। तो ये रीजन था ईरान का हमास को फंडिंग करके वहां पे अटैक कराने का, जिससे उसका वर्चस्व जो रहे वो बनाया रहे। लेकिन जब वॉर चलते हैं, जैसे आपने देखा कि लास्ट ईयर से रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो वैसे जब भी वॉर होते हैं तो इससे हमारे देश पे और पूरे विश्व में क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है? तो सबसे पहला जो असर होता है ना, वो ऑयल क्राइसिस का ही हो जाता है। जो तेल में आने वाली जो मंदी होती है ना, वो सबसे बड़ा असर हो जाता है, जिससे पूरा विश्व क्या, हम भी क्या, हर कोई जो है वो परेशान होता है। प्राइस जो है सामान के बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और क्योंकि इंडिया और इजराइल का जो संबंध है वो कुछ समय पे बहुत अच्छा होता चला गया है, तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफी हद तक इजराइल के साथ अच्छी हो गई है, पकड़ मजबूत हो चुकी है। हमारा जो ट्रेड है वो 4 गुना बढ़ चुका है, 2 डिजिट बिलियन डॉलर्स पे हम पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड जो होता है वो किसी ना किसी पोर्ट से होता है, बंदरगाहों से होता है। तो इजराइल के बंदरगाह जो हैं अब वो सेंसिटिव हो चुके हैं क्योंकि वॉर हो रहा है। तो हमारे एग्रीकल्चर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, टेक्सटाइल्स की बात करते हैं, तो इन्हीं पोर्ट से हमारा बिजनेस होता है, व्यापार होता है। तो इस पर कोई आंच ना आ जाए, ये खतरा है। अगर इसमें आंच आती है तो हमारा $1 बिलियन का नुकसान भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पे कहीं ना कहीं पे ये जो ट्रेड का जो नुकसान, इकोनॉमिक नुकसान जो होगा, वो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए वॉर को हमेशा हम प्रेफर नहीं करते हैं, हम पीस टॉक पर ही हमेशा बिलीव करते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो मुद्दा है, इसमें इंडिया का स्टैंड क्या रहा हुआ है? तो जब हमने बताया कि जब देश आजाद हुआ था, तो उस समय जब यूएन की बात जब हुई थी, तो यूएन में जब वोटिंग की बात हुई थी, तो भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है और वो उनका ही हक उसमें हमेशा होना चाहिए। तो हमने समर्थन इजराइल का नहीं किया था। लेकिन समय गुजरता गया तो हमारे ट्रेड रिलेशन, हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन जो हैं वो इजराइल के साथ अच्छे होना चालू हो जाते हैं। और उसके बाद जब 2014 के बाद जब एक सत्ता पलट होता है देश में, केंद्र में, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं इजराइल में, तो वो ओपनली इजराइल का समर्थन करते हैं। लेकिन उस समय की जो मंत्री थी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वो कहती हैं कि फिलिस्तीन के साथ संबंध जो पहले थे वही संबंध बरकरार रहेंगे, उसमें चेंजेस नहीं आएगा। फिर आगे की बात करें तो वो अलग अलग जगह विजिट भी करते हैं और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो जाकर फिलिस्तीन में जो यासर अराफात की जो कब्र है वहां पर भी जाके उसकी जियारत करते हैं, वहां अटेंड करते हैं, वहां पर भी वो फूल चढ़ा के आते हैं। तो कहीं ना कहीं पे वो इजराइल से भी संबंध मेंटेन करके चल रहे हैं और हम फिलिस्तीन से भी संबंध मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि हम दुश्मनी करना नहीं चाहते, हम सबको लेके चलना चाहते हैं। और ये युद्ध का हम हमेशा ही विरोध करेंगे, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो इंडिया की बात करें तो हमारा अगर संबंध देखिए इजराइल और फिलिस्तीन से, तो इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध क्यों ना हो, हम हर एक युद्ध का विरोध करते हैं, हम हमेशा पीस टॉक पे बिलीव करते हैं। तो ये एक डिटेल में शॉर्टली मैंने कोशिश की कि हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट कंडीशन क्या है इसको समझाने की। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी कैसा था उनके बीच में, क्योंकि एक ही जगह है, धार्मिक स्थल है और जहाँ पर 3 लोग, अलग अलग धर्म के लोग वहाँ पर पूजा करते हैं। जब अटैक होते हैं तो इन जगहों में भी अटैक होते हैं। कि पिछले 2 साल पहले जब 2021 में एक बुलेट थी, रबर बुलेट जो थी, वो मस्जिद अल अक्सा के अंदर पे जो होली प्लेस है, जो सुपर होली प्लेस है, वहां पर आके लग जाती है। तो इसीलिए ये 7 अक्टूबर 2021 को ये होता है, जिसके खिलाफ जो उसके एक डेफी करके एक उसके जो हेड है हमास के, वो अटैक प्लान करता है और वो अटैक करता है 7 अक्टूबर 2023 को
क्योंकि प्लान क्यों, क्योंकि 2 साल पहले वहां पर अटैक हुआ था होली प्लेस के अंदर पे, तो उसका जवाब देने के लिए अटैक किया जाता है। तो इस तरीके से ये अटैक किए गए हैं और इस तरीके से इससे कारण भी ये था क्योंकि ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम सब एक ही जगह पर हैं, तो कुछ ना कुछ पंगा तो यहाँ पर हो जाए, क्योंकि धार्मिक स्थल की बात करते हैं, ईश्वर की कृपा भी उस जगह पर है, तो कहीं ना कहीं पे आपस में जो लोग हैं वो लड़ते भी उसी जगह पर है, हिंसा भी वहीं पर है, खून भी वहीं पर बहता है, और ईश्वर की जो रहम है और करम है और जो ब्लेसिंग्स है वो भी वहीं पर है, तो चीज़ें वहीं पर है। डिपेंड ये करता है कि इंसान किस तरीके से इस युद्ध को रोकता है, किस तरीके से राजनीतिक ताकतें हैं वो इस युद्ध को रोकने का प्रयास करती हैं, किस तरीके से जो पीस है वो इन देशों के बीच में बन सकता है, और किस तरीके से जो पूरा विश्व है वो युद्ध से मुक्त होकर सुख, चैन और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। ये आने वाले समय में मालूम चलेगा। इस वीडियो को देखा अगर आपने अभी तक है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो कैसा लगा होगा इसके बारे पे आप अपना कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल लिख सकते हैं, और साथ साथ में अगर आपकी कोई डिमांड होगी कि इस वीडियो पर इस टॉपिक वीडियो चाहिए तो वो भी आप डिमांड कर सकते हैं, आप फ्री हैं उस चीज़ को बताने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच हमें मुझे सुनने के लिए, और थैंक यू सो मच इतना संयम से बैठ कर सुनने के लिए। इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।